उनके राजा हुए, उन्होंने भी अपने नाम राम से रखा। और वहाँ भी बड़ी मेसोपोटामिया की बड़ी मज़ेदार इस कहानी है कि भरत सिंह भरत सिंह राजा का नाम है, उसके भाई हैं राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, शत्रुघ्न सिंह, और पिता का नाम दशरथ सिंह है। तो ये जब कहानी हमको मध्य पूर्व में मिलती है तो हमें बड़ा एक आश्चर्य हुआ। फिर हमने उसमें और भी देखना शुरू किया कि और जीवन पद्धतियों में, संस्कृति में, कलाओं में राम कहाँ कहाँ मिलते हैं। इराक में जहाँ कितना बम गिरा, लाखों टन बम गिरे, इस बमबारी के बीच में भी वहाँ पर बेलूला की एक पहाड़ी है, सिल्वेनिया विश्वविद्यालय में वो रखा हुआ है उसका प्रतिकृति। लेकिन अगर आप असली देखना चाहें तो बेलूला की पहाड़ियों में राम और हनुमान जी बने हुए हैं, और उसके नीचे वहीं का बोर्ड लगा हुआ है कि ये मॉन्यूमेंट 2000 ईस्वी पूर्व का है। मतलब आज से 4000 साल पहले राम जी बेलूला की घाटी में, राम और हनुमान की वो मूर्ति है। अगर आप इराक में राम गूगल में टाइप करेंगे तो आपको अपने आप वो सारे चित्र और सारी चीज़ें आपको ये मिल सकती हैं। ये एक रोचक है मध्य पूर्व में। तो मध्य पूर्व में लेबनान, अब लेबनान में तालाब नहीं है, लेकिन कमल का एक बहुत बड़ा अर्घा पत्थर का बना हुआ वहाँ मिलता है। तो जब कमल समुद्र में होते नहीं हैं, कैसे वहाँ पर ये पहुँचा, क्या कैसे पहुँचा, इन प्रश्नों के उत्तर मैं जो भी इससे जुड़ रहे हैं उन विद्वानों के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इन ऐसे पक्षों पर हमें एक गहन शोध कार्य की आवश्यकता है। अब इसके बाद हम जब यूरोप की बात करें राम को, तो यूरोप में फादर कामिल बुल्के जब आए यहाँ भारत में, तो उन्होंने उस देश को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ करके बेल्जियम के इंजीनियर थे वो, 1935 में जब यहाँ दल आ रहा था तो आए। इसके बाद अगर उनसे कहता था कोई कि नहीं आप विदेशी विद्वान हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो बड़े नाराज़ हो जाते थे कि मैं विदेशी कैसे हूँ, मैं राम हैं और तुलसी है और राम के देश का मैं हूँ, मैं भी उसी देश का हूँ। और मुझे आपके माध्यम से कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कामिल बुल्के ने 1960 में जो डिफिल की प्रयाग विश्वविद्यालय से, उस टक्कर की आज भी कोई शोध कार्य 1960 के बाद उस स्तर का शोध कार्य आज तक किसी भी भारतीय ने नहीं किया है। हिंदी में उन्होंने पीएचडी जमा की, ये लड़ करके उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा जीत करके हिंदी में पीएचडी हिंदी में लिख करके एक विदेशी, जिसको हम सो कॉल्ड कह सकते हैं, इन्होंने किया। तो उनके जीवन पद्धतियों में राम पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि आखिर वो आए कैसे, तो उनके पिताजी ने रामचरितमानस के वो अनुवाद को पढ़ा था जिसमें लिखा था कि प्रातः उठ के जो उनके माता पिता का पैर छूते थे राम जी। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे भाई ने हमारी संपत्ति हड़प कर ली, लेकिन एक ऐसा देश है भारत जहाँ अपने माँ बाप के वो चरण स्पर्श करते थे, तुम उस देश में ज़रूर जाओ। तो इसलिए वो कामिल बुल्के जी इस रामचरितमानस की इस पंक्तियों को के कारण अपने पिता के प्रेरणा से वो भारत आए हुए थे। फिर मैंने जब इसमें खोजना शुरू किया कि आखिर कामिल बुल्के जी के पिताजी को अनुवाद कहाँ से मिला, तो आपके जो मथुरा जो संग्रहालय है, एफएस ग्राउस जो उसके पहले स्थापक जिन्होंने स्थापित किया था मथुरा म्यूजियम को, मथुरा म्यूजियम हमारे ख्याल से विश्व में उससे समृद्ध म्यूजियम दूसरा नहीं हो सकता है। आजकल उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत है वो। जो ग्राउस जी ने जिसको स्थापित किया था, उन्होंने वो पहले आईसीएस अधिकारी थे, पहले जिला मजिस्ट्रेट थे मथुरा के, जिन्होंने रामचरितमानस का 700 पृष्ठ में अनुवाद किया था। ये हम लोगों के लिए बड़े विचार की बात है कि एक विदेश के, इंग्लैंड के रहने वाले एक आईसीएस अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मथुरा में हों, सूरदास के या किसी अन्य कवियों की रचनाओं का अनुवाद न करके उन्होंने तुलसी की रचनाओं का अनुवाद क्यों किया। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ग्राउस जी ने भी यही कहा कि राम जो है वो भारत और यूरोप के जीवन के बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने रामचरितमानस का अनुवाद करने का प्रयास किया है 700 पेज में। इसी तरह से एक रामलीला होती है रूस में,
गेन्नादी पिचनिकेव जी ने को 2008 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था और 99 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। हमसे उनका समय फिक्स था मिलने के लिए मॉस्को में, और मैं जब गया तो दुर्भाग्य से उसके 1 महीना पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मुझे मिलने का तो अवसर नहीं मिला। लेकिन उस महान आत्मा के घर पे मैं गया तो मुझे महसूस हुआ कि वो अपने घर के दीवालों के माध्यम से वो कुछ हमें संकेत देना चाहते हैं। पूरा घर उनका राममय है, पूरा मेरे पास वीडियो भी है, चित्र भी है। उनकी बेटी थी, उनको मैं यहाँ अयोध्या में आई प्रथम दीपोत्सव में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित भी किया। तो उनके जो घर की एक एक दीवार पर एक एक पेंटिंग, एक एक मूर्तियाँ, एक एक चित्र, सब रामायण को समर्पित था। तो ये एक साधारण सी बात थी, मैं वहाँ से चला आया। लेकिन मेरे मन में वो कीड़ा हमेशा काटता रहा कि कामिल बुल के ये गेन्नादी पिचनिकोव जी ने क्यों रामलीलाएँ शुरू की मॉस्को में, ये मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया था। फिर मैं दोबारा गया तो वहाँ पर दिशा उत्तर भारत और मैत्री भारत और रूस मैत्री संघ के अध्यक्ष हैं, दिशा संस्था बना करके रामेश्वर सिंह जी, उनके माध्यम से जब मुझे जाने का अवसर मिला तो वो सेंट पीटरबर्ग ले गए। तो सेंट पीटरबर्ग में जाने के बाद वहाँ पता लगा कि वारानिकोव जी की एक शिष्या मिली। वारानिकोव जी ने राम कथा पर कार्य किया है। तो जब उनकी शिष्या मिली और उनसे ज्ञात हुआ कि वारानिकोव ने भी 1930-40 के बीच में रामचरितमानस का अनुवाद किया था। अब आप सोचिए कि इतने ग्रंथ हैं भारतवर्ष में, लेकिन रामचरितमानस के अनुवाद में, रामचरितमानस एक अवधि का ग्रंथ है, लेकिन उसको इन रचनाकारों ने क्यों महत्व दिया? क्योंकि वो एक जीवन से, हमारे जीवन पद्धतियों से जुड़ा हुआ है। तो उनकी जो शिष्या से, वारानिकोव जी की शिष्या से जब बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि हम लोग रामायण पर इसलिए शोध कार्य करते हैं कि रामचरितमानस पर, राम के संस्कृति पर, राम के जीवन पर, क्योंकि राम के माध्यम से हम पूरे भारत को समझना चाहते हैं। दुनिया का जो विद्वान है, दुनिया का जो अन्वेषक है, शोधार्थी है, वो सब राम को इसलिए अध्ययन करना चाहते हैं कि राम जो हैं वो हमारे संस्कृति के पर्यायवाची हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है राम का, कि राम हमारे संस्कृति के पर्यायवाची हैं। और ये साउथ ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व और रूस के बाद हम आपको अब यूरोप के दूसरे देशों में भी ले चलते हैं। इटली भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इटली के पहले मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई होंडुरस की। आप जानते होंगे, आप गूगल में सर्च करिए मिसिंग सिटी मंकी गॉड, मिसिंग सिटी मंकी गॉड, तो आपको होंडुरस का वो पूरा का पूरा वीडियो और सब जितने नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने जो शोध कार्य किया है, जो वीडियो बनाया है दुर्गम स्थान का, दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ मिलती हैं। पूरा एक शहर मिलता है जो गायब हो गया। एक शहर को जंगल में बसने में हज़ारों साल लगते हैं, बसने में हज़ारों साल लगते हैं, फिर उसको समाप्त हुए हज़ारों साल होता है। और अगर आप होंडुरस को अगर आप नक्शे में देखें तो जहाँ हम आप भारत में बैठे हुए हैं, ठीक नीचे, जिसको आप पाताल लोक कह सकते हैं, वहाँ पर हमको हनुमान जी की प्रतिमाएं, क्या कहें, मकर ध्वज की प्रतिमाएं मिलती होंगी। क्योंकि विदेशियों ने जब हमारा इतिहास लिखा, जो विवेकानंद जी ने जिसको कहा था कि इतिहास भारत वालों ने नहीं लिखा, तो हम इसको मिथक कहते हैं, अहिरावण प्रसंग को, पाताल लोक को। और आपने कभी, हमने कोशिश नहीं की कि जो आज वर्तमान में मूल मिल रहा है उसे हम कैसे स्थापत्य, कैसे उसको हम कह सकते हैं कि वो नहीं मिलता है। तो जब हमने होंडुरस में, जब मैंने देखा कि वहाँ हनुमान जी की या जो भी प्रतिमाएं ये मिल रही हैं, हमारा मतलब पाताल लोक प्रमाणिक रूप में मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगा कि भारत से पाताल लोक तक की यात्रा कैसे हुई होगी। तो इसको लिए फिर मुझे बेचैन करता रहा। तो फिर मुझे इटली में एट्रस्कन सभ्यता से परिचय हुआ। एट्रस्कन सभ्यता रोमन सभ्यता से पहले की थी। एट्रस्कन सभ्यता 700 BC से लेकर के 400 BC तक 300 साल एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें भरपूर रामायण के तत्व मिलते हैं। उसके स्थापत्य में, मूर्तियों में, चित्रों में,
आपको रामायण के दर्शन दिखोंगे, रामायण काल के दर्शन होंगे। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इटली के वासी तो हमें नहीं कहेंगे, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता, कि इसमें रामायण का प्रभाव है। भारत के पुरातत्ववेत्ता, भारत के इतिहास, भारत के लिंग्विस्टिक के लोगों को उस पर एक गहन शोध कार्य करना चाहिए। तो इटली में जब हमने देखा तो उसमें जो कहानी मिलती है रोमन की, वो कहानी उसी तरह की मिलती है कि रीछ ने पाला था 2 जुड़वा बच्चों के। 2 जुड़वा बच्चे जंगल में थे जिनको रीछ ने पाला। रीछ का एक प्रोनाउंसिएशन ऋषि भी हो सकता है। 2 जुड़वा बेटे थे जिन उनके माँ बाप जो हैं वो बड़े होली पवित्र आत्माएं थी, जिनको आप राम सीता के रूप में मान सकते हैं। और उन्हीं के लड़के का नाम जो रोमन था, रोमन सभ्यता आई जरूर, लेकिन नाम उन्होंने लिया उसी से, उसी परंपरा से, एट्रस्कन सभ्यता से। तो एक बड़ी ये सभ्यता मिलती है। और इटली के उस जिस कोस्टल एरिया में एट्रस्कन सभ्यता फैली थी, उसके बाद आपको सीधे आपको होंडुरस मिलता है जाकर के, जो मध्य अमेरिका का देश है। स्थापत्य में जब कोई चीज़ मिलती है तो मैं उसको पूर्ण रूप से नहीं मानता हूँ कि ये हमारे रूप पे प्रमाणिक है, जब तक कि हम जीवन पद्धतियों में उस बात को प्रमाणिक रूप में न देख लें। फिर मैंने जो होंडुरस है, वो होंडुरस में हमारे देश की एम्बेसी नहीं है। ग्वाटेमाला उसका लगा हुआ देश है जहाँ हमारी एम्बेसी है। मैंने उसके एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी, इटली के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी मेरे पास है। इराक के एम्बेसडर को भी मैंने चिट्ठी लिखी थी। इन तीनों देशों के राजदूतों ने भारतीय राजदूतावास से हमें पत्र लिखा है। तो होंडुरस के बारे में जो ग्वाटेमाला के राजदूत महोदय ने जो पत्र लिखा, वो 6 पेज का है, बड़ा दस्तावेज है। उन्होंने पूरे साक्ष्य लगा के भेजे और उन्होंने कहा कि आप लोग आकर के इसमें शोध करिए। आपको होंडुरस के बारे में ही नहीं, आपको माया की जो सभ्यता है ग्वाटेमाला की, वो देखिए, ब्राज़ील में देखिए। और यहाँ के जो ब्राज़ील के जो आदिवासी जातियाँ हैं, उनमें जो पूजन पद्धति है, वो अपने जो इष्ट का, आराध्य का, वो मुंह जो है उसी हनुमान जी की तरह से वो रंगते हैं कि गेरुआ रंग में, ब्राज़ील में। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर मुझे अचानक जो है वो किष्किंधा कांड वाल्मीकि जी का पढ़ने को मिला। अब इसके बाद तो मुझे इतना दुख हुआ अपने जो संस्कृत के विद्वान हैं उन पर, संस्कृत के विभागाध्यक्षों पर, संस्कृति के अन्वेषकों पर, कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण को एक संस्कृत की किताब मान करके केवल पढ़ा और उसमें सौंदर्य बोध और उसमें कालिदास, तुलसीदास, भवभूति के सौंदर्य बोध पर ही उन्होंने ध्यान दिया। किष्किंधा कांड ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। सुग्रीव जब बंदर और भालुओं को कहते हैं कि सीता माता की खोज में 10 दिशाओं में जाओ, तो उन्होंने जो दिशा का वर्णन किया, उस वर्णन में उन्होंने सफ़ेद हाथियों का देश बताया कि पड़ेगा आपको पूरब में। अब आप खड़े हो जाएं अगर श्रीलंका से, तो पूरब में अगर आप देखें तो सफ़ेद हाथियों का जो देश पड़ेगा, उस देश के आगे भी आप जाइएगा तो सूरज निकलेगा जो एक त्रिशूल के रूप में जिस देश में बनता है। उस देश का नाम पेरू है, जो वर्तमान में जो ज्योग्राफी बताई गई है वाल्मीकि जी के द्वारा किष्किंधा कांड में सुग्रीव के माध्यम से, वो पेरू में पड़ता है। और पेरू में सूरज जो है वो पहाड़ी का दृश्य अगर आप देखें तो एक त्रिशूल के रूप में सूरज की जो छाया उसमें पड़ती है, वो एक अद्भुत दृश्य है। एक इसको प्रमाणित करने के लिए फिर मैंने अध्येताओं को खोजना शुरू किया। तो ट्रिनिडाड से इंद्राणी राम प्रसाद जी हमारे शोध संस्थान की सदस्य भी हैं, इनको फिर हमने स्पॉन्सर किया और इनको पेरू भेजा। आप सुन करके आश्चर्य होंगे और गर्व भी करना चाहिए हमें कि पेरू में जून के माह में सूर्य उत्सव होता है। बताइए, सूर्य उत्सव पेरू में मनाया जाता है और पेरू के लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। वाल्मीकि जी ने अपनी किष्किंधा कांड में जिसका वर्णन किया, उसका वर्णन उन्होंने पेरू में जा कर के बताया कि देखिए वहाँ है। और पेरू में वो सूर्य का देश है, सूर्य को पूजता है। आज भी वो सूर्य उत्सव होता है। भारतवर्ष में हम सूर्य का उत्सव न मनाते होंगे, लेकिन पेरू में सूर्य का उत्सव मनाया जाता है। तो आपको पूरा दक्षिण पूर्व अमेरिका, मध्य अमेरिका, ब्राज़ील, इन सारे इलाकों में अगर आप देखें तो हजारों साल पुरानी जो संस्कृति है, वो रामायण पर आधारित हमारी संस्कृति, हमारी जीवन पद्धति वहाँ पर विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है